बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के किंग मेकर वाले गेम प्लान में 33 की चाल आखिर क्या है। अगर सब कुछ सही रहा तो सामने आरजेडी की सबसे बड़ी चुनौती 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के सामने होगी। आखिर कौन सी चुनौतियां हो सकती है, चिराग पासवान के 33 की चाल क्या है, आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और एनडीए ने संभावित बगावत को रोकने के लिए आयोगों और बोर्डों का गठन शुरू कर दिया है। वहीं चिराग पासवान की आक्रामक रणनीति से गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। खास करके 33 सीटों के सहारे चिराग खुद को किंग मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं और गठबंधन में 70 सीटों की मांग सामने रख दी है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अब पूरी तरीके से चुनावी तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग जैसे कई आयोगों और बोर्डों का फिर से गठन किया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि टिकट के कई दावेदारों को समायोजित किया जा सके। माना जा रहा है कि यह कदम चुनाव के समय टिकट न मिलने पर होने वाली बगावत की संभावनाओं को कम करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 70 सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे एनडीए गठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह चुनावी दाव किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा, यह कहना काफी मुश्किल है, लेकिन उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पिछली बार बिहार चुनाव में वोट कटवा वाली छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपने पिता के समय में पार्टी को मिली किंग मेकर की पहचान को फिर से हासिल करना चाहते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बिहार की राजनीति में चर्चा है कि चिराग पासवान 33 सीटों के दम पर किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये 33 सीटें कौन सी हो सकती है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की 33 सीटों के सहारे सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। ये सीटें चिराग पासवान के लिए मोल भाव करने का सबसे बड़ा आधार है। माना यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात इसी रणनीति के तहत कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी मनचाही 33 सीटें उन्हें वापस मिल जाए। बताया जा रहा है कि चिराग की नजर उन सीटों पर है जिन सीटों ने जदयू को राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अब आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का नारा दिया था। उन्होंने एनडीए में जदयू के हिस्से वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग पासवान की पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि उनकी पार्टी ने 33 सीटों पर जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था, ये बात सभी जानते हैं। 28 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों को जदयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी के उम्मीदवारों ने जदयू के उम्मीदवारों को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। इन सीटों में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम शामिल हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जदयू के कुछ नेताओं ने तो इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक बता दी थी। यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ इसलिए गए क्योंकि उन्हें बीजेपी पर शक था और इसी के वजह से चिराग पासवान को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। हालांकि इस बार इन सीटों पर स्थिति कुछ अलग होगी। अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर आगे बढ़ते हैं तो इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उनका मुकाबला आरजेडी और उसके महागठबंधन से होगा। इसे कुछ सीटों के पिछले नतीजों से भी समझा जा सकता है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से आरजेडी के विजय मंडल जीते थे। विजय मंडल की जीत का अंतर 8,228 वोट था। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को 51,313 वोट मिले थे, वह दूसरे नंबर पर रहे थे। जदयू के जय कुमार सिंह 27,252 वोट के साथ तीसरे नंबर पर चले गए थे। इसी तरह भागलपुर सीट से कांग्रेस के अजीत शर्मा 1113 वोट के मामूली अंतर से जीते थे। अजीत शर्मा को 65,502 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के रोहित पांडे 64,389 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे और एलजेपी के राजेश वर्मा को 20,523 वोट मिले थे और वह तीसरे नंबर पर रहे थे। अगर चिराग पासवान को ये सीटें मिलती हैं तो उनकी टक्कर राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन से सीधे तौर पे हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर बात करें तो एनडीए में कितनी सीटें मांग रहे हैं चिराग पासवान, इसके ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए एनडीए गठबंधन में 70 सीटों पर दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटें हासिल करना है। यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान
35 सीटों पर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें 33 से कम सीटें मिलती है तो कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। वैसे अभी बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा है उसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती है, तो वहीं जदयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियां 102 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी बची 39 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को समायोजित किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो हर कोई नीतीश कुमार नहीं बन सकता है। जदयू का ये बड़ा बयान आया है, तब से चिराग पासवान और उनकी पार्टी और ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान के बयानों पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गठबंधन भरोसे पर चलता है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर कोई नीतीश कुमार का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोई नीतीश कुमार नहीं बन सकता है, ऐसा जदयू के नीरज कुमार का कहना है। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान को कोई कैसे मनाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले से कहा है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर पूरी तरीके से तैयार है और खास करके 33 सीटों पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान है कि 33 सीटें हैं वो चिराग पासवान को मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने वैसे तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने और सीटों की मांग करने की बड़ी अपनी जो मुहिम है उसको छेड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य है कि उन्हें 35 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। इससे कम सीटों पर चिराग पासवान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और शायद 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो उनका दावा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। दूसरी तरफ उनके पार्टी के सांसद अरुण भारती जो उनके बहनोई भी हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की मांग है, बिहार की जनता की मांग है कि चिराग पासवान को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और सीएम का बड़ा फेस हो सामने लाकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ना ही बीजेपी की तरफ से और ना ही जदयू की तरफ से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा कोई बयान सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना सबसे ज्यादा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, प्रेशर की राजनीति जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना वो प्रेशर बनाएंगे पार्टी उनके बारे में उतना ज्यादा गंभीरता से सोचेगी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या है, क्या कर सकते हैं, कितना अंतर पैदा कर सकते हैं, ये उन्होंने जता दिया है। इसलिए बीजेपी भी चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर कमजोर आंकना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि चिराग पासवान को छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं दलित महादलित के जो सबसे बड़े नेता चिराग कहे जाते हैं उनका वोट बीजेपी से कट जाना ये सबसे बड़ा खतरा होगा। और अगर दलित महादलित कट गए तो कहीं ना कहीं 17 से 18% जो वोटों का अंतर है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ जुड़ जाएगा। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के किसी भी रुतबे को कम करना नहीं चाहती। साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीतन राम मांझी ने भी 25 से 30 सीटों की मांग की है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी 7 से 8 सीटों की मांग की है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने 70 सीटों की मांग की है, तो बीजेपी का गणित कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी संभावना भी है कि सबसे पहले जदयू को 100 या 102 सीटों पर बीजेपी रोकेगी, उसके बाद बीजेपी को भी कम से कम 102 सीटें चाहिए। बाकी जो सीटें बच रही है उसमें बीजेपी कैसे अपने सभी घटक दलों को संतुष्ट कर पाएगी, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।